मैं एक बीमार आदमी हूँ, मैं एक टॉक्सिक इंसान हूँ, मैं बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं हूँ। मुझे लगता है मेरा लिवर खराब हो गया है, पर मुझे अपनी बीमारी के बारे में घंटा कुछ नहीं पता और श्योर भी नहीं हूँ कि एग्जैक्टली क्या दर्द है। मैं इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाता और कभी गया भी नहीं, हालांकि मैं मेडिसिन और डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करता हूँ। वैसे मैं काफ़ी सुपरस्टिशियस हूँ, इतना कि मेडिसिन की रिस्पेक्ट करूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, सुपरस्टिशन नहीं होना चाहिए, पर हूँ। नहीं, मैं बस अपनी ईगो और खुन्नस, स्पाइट की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा रहा। तुम शायद ये नहीं समझोगे, पर मैं समझता हूँ। मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि इस केस में मैं किसका नुकसान कर रहा हूँ, पर मुझे पता है कि डॉक्टर के पास ना जाके मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ रहा। मुझे पता है इससे सिर्फ मेरा ही लॉस हो रहा है। फिर भी अगर मैं इलाज नहीं करा रहा तो बस जिद और स्पाइट की वजह से। मेरा लिवर खराब है, ठीक है, और खराब होने दो। मैं पिछले 20 साल से ऐसा ही हूँ। अब मैं 40 का हूँ। पहले मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, अब नहीं हूँ। मैं एक बहुत ही रूड ऑफिसर था, मैं बदतमीज था और मुझे इसमें मजा आता था। मैं रिश्वत नहीं लेता था, तो कम से कम बदतमीजी करके कॉम्पनसेशन ले लेता था। ये जोक थोड़ा गंदा था, पर मैं इसे डिलीट नहीं करूंगा। मुझे लगा था विटी लगेगा, पर अब लग रहा है कि मैं बस शो ऑफ कर रहा था, इसलिए अब तो पक्का नहीं मिटाऊंगा। जब लोग मेरे टेबल पे इन्फॉर्मेशन लेने आते थे, मैं उन पे दांत पीसता था। और अगर मैं किसी को अपसेट कर देता था तो मुझे नेक्स्ट लेवल सेटिस्फैक्शन मिलता था। अक्सर मैं सफल भी होता था क्योंकि वो डरपोक लोग होते थे। पर वो जो अपिश यानी तशन वाले लोग होते थे, उनमें से एक ऑफिसर को मैं झेल नहीं पाता था। वो झुकता नहीं था और अपनी तलवार यानी स्वॉर्ड बड़े डिस्गस्टिंग तरीके से बजाता था। मैंने उस तलवार के चक्कर में 1.5 साल तक उससे पंगा लिया। फाइनली मैं जीत गया। उसने आवाज़ करना बंद कर दिया। पर ये जवानी की बातें हैं। पर दोस्तों, तुम्हें पता है मेरी इस फाइट का मेन पॉइंट क्या था? असली पॉइंट और सबसे बड़ा दर्द ये था कि जब मैं सबसे ज़्यादा गुस्से में होता था, तब भी मुझे अंदर से शर्म आती थी कि मैं एक्चुअली ना तो स्पाइटफुल हूँ ना ही बिटर। मैं बस रैंडमली चिड़ियों को डरा रहा हूँ और मज़े ले रहा हूँ। मैं शायद मुंह से झाग निकाल रहा हूँ, पर अगर कोई मुझे डॉल दे दे खेलने को या शक्कर वाली चाय दे दे तो मैं शांत हो जाऊँगा। शायद मैं टच भी हो जाऊँ, पर बाद में मुझे खुद पे गुस्सा आएगा और शर्म के मारे महीनों तक नींद नहीं आएगी। ऐसा ही हूँ मैं। मैंने अभी झूठ बोला कि मैं बदतमीज़ ऑफिशियल था। वो झूठ भी मैंने खुन्नस में बोला। मैं बस उन लोगों के साथ मज़े ले रहा था। रियलिटी में मैं कभी स्पाइटफुल बन ही नहीं पाया। मुझे हर वक्त फील होता था कि मेरे अंदर इसके ऑपोजिट एलिमेंट्स भरे पड़े हैं। मुझे फील होता था वो मेरे अंदर स्वॉर्म कर रहे हैं। वो पूरी लाइफ बाहर आने के लिए तड़प रहे थे, पर मैंने उन्हें बाहर नहीं आने दिया। जानबूझ के रोका। उन्होंने मुझे टॉर्चर किया जब तक मुझे शर्म नहीं आई, यहाँ तक कि मुझे कन्वल्जन्स होने लगे। मैं थक गया उनसे। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं रिग्रेट शो कर रहा हूँ या माफ़ी मांग रहा हूँ? मुझे पक्का यकीन है तुम्हें यही लग रहा है। पर सच कहूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें क्या लगता है। बात सिर्फ ये नहीं कि मैं स्पाइटफुल नहीं बन पाया। मैं तो कुछ भी नहीं बन पाया। न बुरा, न अच्छा, न हीरो, न कीड़ा। अब मैं अपनी लाइफ अपने कॉर्नर में काट रहा हूँ और खुद को ये बोल के कंसोल करता हूँ कि एक इंटेलिजेंट आदमी कभी कुछ बन नहीं सकता। सिर्फ बेवकूफ़ी कुछ बनते हैं। हाँ, 19th सेंचुरी में एक आदमी का कैरेक्टरलेस होना ज़रूरी है। जिसका कैरेक्टर होता है, जो एक्टिव होता है, वो लिमिटेड दिमाग का होता है। ये मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 40 का हूँ और 40 साल पूरी ज़िंदगी होती है, ओल्ड एज होती है। 40 के बाद ज़िंदा रहना बैड मैनर्स है, इमोरल है। 40 के बाद कौन जीता है? मैं बताता हूँ, बेवकूफ़ और यूज़लेस लोग। मैं ये बात सब बूढ़े लोगों के मुंह पे बोल सकता हूँ, पूरी दुनिया के मुंह पे बोल सकता हूँ। मेरे पास राइट है बोलने का, क्योंकि मैं खुद 60, 70, 80 तक जीऊँगा। रुको, सांस लेने दो। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। गलत। मैं कोई फ़नी बंदा नहीं हूँ। पर अगर तुम मेरी बकवास से इरिटेट होकर पूछो कि मैं हूँ कौन, तो सुनो। मैं एक कोलिजिएट असेसर था। मैं नौकरी करता था ताकि खाना खा सकूं। और पिछले साल जब मेरे एक रिश्तेदार ने मुझे 6,000 रूबल्स दिए, मैंने इमीडिएटली रिटायर ले लिया और अपने कॉर्नर में सेट हो गया। मैं यहाँ पहले से रहता था, अब सेटल हो गया हूँ। मेरा रूम एकदम बेकार और गंदा है शहर के आउटस्कर्ट्स में। मेरी मेड एक पुरानी गंवार औरत है जो स्टूपिड होने की वजह से बदतमीज़ है और उसमें से बदबू आती है। लोग कहते हैं पीटर्सबर्ग का क्लाइमेट मेरे लिए ख़राब है और यहाँ रहना महंगा है। मुझे ये सब पता है उन ज्ञान देने वालों से बेहतर। पर मैं पीटर्सबर्ग में ही रहूँगा। मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि छोड़ो, वैसे भी मेरे जाने या ना जाने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। एक डिसेंट आदमी किस बारे में बात करके सबसे ज़्यादा खुश होता है? आंसर, खुद के बारे में। तो चलो मैं अपनी ही बात करता हूँ। दोस्तों, अब मैं बताना चाहता हूँ, चाहो तुम सुनो या ना सुनो, कि मैं एक इंसेक्ट
कीड़ा क्यों नहीं बन पाया। कसम से मैंने बहुत ट्राई किया इंसेक्ट बनने का, पर मैं उसके लायक भी नहीं था। सच बोलूं तो ज़्यादा कॉन्शियस होना एक बीमारी है, एक असली बीमारी। इंसान के लिए नॉर्मल कॉन्शियसनेस काफ़ी होनी चाहिए थी। जो आजकल के कल्टिवेटेड आदमी के पास है, उससे आधी या चौथाई काफ़ी होती। खास तौर पे वो जो पीटर्सबर्ग में रहता है, जो दुनिया का सबसे थ्योरेटिकल और इंटेंशनल शहर है। कुछ शहर इंटेंशनल होते हैं, कुछ अनइंटेंशनल। उतनी कॉन्शियसनेस काफ़ी होती जितनी उन डायरेक्ट एक्शन लेने वाले लोगों के पास होती है। तुम्हें लग रहा होगा मैं शो ऑफ कर रहा हूँ या मैन ऑफ एक्शन का मजाक उड़ा रहा हूँ और उस ऑफिसर की तरह तलवार बजा रहा हूँ। पर कौन अपनी बीमारी पे प्राउड फील करता है? वैसे सब करते हैं, और मैं शायद सबसे ज़्यादा करता हूँ। खैर, पॉइंट ये है कि मुझे पक्का यकीन है कि ज़्यादा कॉन्शियसनेस एक बीमारी है। मुझे ये बताओ, ऐसा क्यों होता है कि जब मैं सबसे ज़्यादा सबलाइम एंड ब्यूटीफुल चीज़ों को फील करने के मूड में होता हूँ, तभी मैं ऐसी गंदी हरकतें कर बैठता हूँ, जो शायद सब करते हैं, पर मुझसे तभी होती हैं जब मुझे पता होता है कि ये नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा मुझे अच्छाई का एहसास होता था, उतना ही मैं कचरे में धुपता जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सीडेंटल नहीं था। ऐसा लगता था ये होना ही है। ये मेरी नॉर्मल कंडीशन बन गई थी, कोई बीमारी नहीं। और एंड में मैंने स्ट्रगल करना छोड़ दिया। मुझे लगने लगा यही मेरा नॉर्मल है। शुरू में मैंने कितना स्ट्रगल किया। मुझे लगता था दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता, इसलिए मैंने ये राज छुपाया। मुझे शर्म आती थी। मैं किसी गंदी रात को अपने कॉर्नर में वापस आता, ये सोच के कि आज फिर मैंने कोई घटिया काम किया है, और अंदर ही अंदर खुद को खाता रहता, जब तक वो बिटरनेस एक शेमफुल स्वीटनेस और फाइनली एक रियल इंजॉयमेंट में नहीं बदल जाती। हाँ, इंजॉयमेंट। मैं इस पे जोर देता हूँ। मुझे जानना है क्या दूसरों को भी ऐसा मजा आता है। ये मजा इस बात से आता था कि तुम इतने कॉन्शियस हो अपने गिरने, डेग्रेडेशन के बारे में, कि तुम एंड पॉइंट पे आ गए हो। ये हॉरिबल है, पर कुछ नहीं हो सकता, कि तुम कभी बदल नहीं सकते, और अगर मौका मिले भी तो तुम बदलना नहीं चाहोगे। और सबसे बुरी बात ये सब ओवर एक्यूट कॉन्शियसनेस के लॉस की वजह से है। तो बंदा चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। यानी ज़्यादा समझदार होने का नतीजा ये है कि अगर तुम स्काउंड्रल हो तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, जैसे कि ये उस स्काउंड्रल के लिए कोई कॉन्सोलेशन हो। खैर, मैंने बकवास बहुत कर ली। मज़ा कैसे एक्सप्लेन करूं, मैं इसकी तह तक जाऊंगा। मुझ में बहुत ईगो, अमूर प्रोप्र है। मैं किसी ड्वार्फ की तरह जल्दी ऑफेंड हो जाता हूं। पर कभी कभी अगर मुझे कोई थप्पड़ मार देता तो शायद मुझे उसमें भी खुशी मिलती। मैं सीरियस हूं। मुझे उस डिस्पेयर में भी मज़ा आता। डिस्पेयर में सबसे इंटेंस मज़ा होता है जब तुम्हें पता हो कि सिचुएशन होपलेस है, और थप्पड़ खाने पर जो पल्प बनने का एहसास होता है वो अलग ही है। सबसे बुरी बात यह है कि घूम फिर के गलती मेरी ही निकलती है, और वो भी मेरी गलती नहीं, बल्कि नेचर के लॉस की गलती। पहली बात, मैं इसलिए गिल्टी हूँ क्योंकि मैं अपने आसपास वालों से ज़्यादा क्लेवर हूँ। मैंने हमेशा खुद को ज़्यादा क्लेवर समझा है, और कभी कभी शर्म भी आई है इस पे। मैं कभी लोगों की आंखों में आंखें डाल के नहीं देख पाया। दूसरी बात, अगर मैं माफ़ करना भी चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने थप्पड़ मारा वो शायद नेचर के लॉस की वजह से मारा, और लॉस को माफ़ नहीं किया जाता। भूल भी नहीं सकता, क्योंकि बेइज्जती तो बेइज्जती है। अगर बदला लेना चाहूँ तो वो भी नहीं ले सकता, क्योंकि मैं कभी डिसीजन ही नहीं ले पाऊंगा। क्यों नहीं ले पाऊंगा डिसीजन, इस पे बात करते हैं। जो लोग बदला लेना जानते हैं वो कैसे करते हैं? जब उन्हें गुस्सा आता है तो उनके अंदर सिर्फ बदले की भावना होती है। वो एक बैल की तरह सीधा अपने टारगेट पे भागते हैं, और सिर्फ दीवार ही उन्हें रोक सकती है। वैसे ऐसे डायरेक्ट लोग दीवार देख के रुक जाते हैं। उनके लिए दीवार कोई बहाना नहीं है, जैसा हम जैसे सोचने वालों के लिए होता है। उनके लिए दीवार एक फुल स्टॉप है, एक सच्चाई है, शांति देने वाली चीज़। ऐसे डायरेक्ट आदमी को मैं नॉर्मल मानता हूँ, जैसा नेचर ने उसे बनाया। मुझे ऐसे आदमी से जलन होती है। वो स्टूपिड है, मैं मानता हूँ, पर शायद नॉर्मल आदमी को स्टूपिड ही होना चाहिए। दूसरी तरफ लो मैन ऑफ अक्यूट कॉन्शियसनेस को, जो नेचर की गोद से नहीं, बल्कि एक टेस्ट ट्यूब या रिटॉर्ट से निकला है। ये टेस्ट ट्यूब वाला आदमी अपने नॉर्मल वर्जन के सामने इतना कंफ्यूज्ड हो जाता है कि वो खुद को आदमी नहीं, बल्कि एक चूहा यानी माउस समझने लगता है। ये एक हाईली कॉन्शियस चूहा है, पर है तो चूहा, और वो दूसरा वाला इंसान है। और सबसे बड़ी बात, वो खुद को चूहा समझता है, किसी ने बोला नहीं। अब इस चूहे को एक्शन में देखो। मान लो उसे भी बेइज्जती फील हुई। उसमें शायद नॉर्मल आदमी से ज़्यादा गुस्सा, स्पाइट हो। बदला लेने की गंदी इच्छा उसमें ज़्यादा हो। नॉर्मल आदमी बदले को जस्टिस समझता है क्योंकि वो स्टूपिड है, पर ये कॉन्शियस चूहा जस्टिस पे बिलीव नहीं करता। जब एक्शन लेने की बारी आती है तो वो चूहा अपने डाउट्स और सवालों का एक फेटल ब्रू यानी जहरीला मिक्सचर बना लेता है।
लोग उस पे हंसते हैं। एंड में वो हाथ हिला के एक नकली स्माइल के साथ अपने चूहे के बिल में घुस जाता है। वहाँ अपने बदबूदार अंडरग्राउंड घर में वो जिल्लत और गुस्से में सड़ता रहता है। 40 साल तक वो हर डिटेल याद रखेगा, खुद को इमेजिन करके और टॉर्चर करेगा। वो खुद को शर्म दिलाएगा, नई कहानियाँ बनाएगा कि ऐसा हो सकता था, और कभी माफ़ नहीं करेगा। शायद वो छुपा छुपी बदला ले भी ले, पर उसे यकीन नहीं होगा कि वो सही कर रहा है, और वो सामने वाले से ज़्यादा खुद सफ़र करेगा। पर यही तो वो मज़ा है, वो कोल्ड होपलेस डिस्पैर, वो 40 साल का अंडरग्राउंड सड़ना, वो डिज़ायर और डाउट की खिचड़ी, इसी में वो अजीब एन्जॉयमेंट है। ये इतना सटल है कि स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग या लिमिटेड दिमाग वाले इसे नहीं समझेंगे। तुम कहोगे जिसको थप्पड़ नहीं पड़ा वो नहीं समझेगा, यानी तुम कह रहे हो मुझे थप्पड़ पड़ा है। मैं बता दूं, मुझे थप्पड़ नहीं पड़ा। वैसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचो। शायद मुझे रिग्रेट है कि मैंने ज़िंदगी में कम थप्पड़ बांटे हैं। खैर, टॉपिक चेंज। स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाले लोग इम्पॉसिबल के आगे हार मान लेते हैं। इम्पॉसिबल यानी पत्थर की दीवार। कौन सी दीवार? नेचर के लॉज, साइंस, मैथ्स। जैसे अगर वो प्रूव कर दें कि तुम बंदर से आए हो तो मुंह मत बनाओ, एक्सेप्ट करो। अगर वो प्रूव कर दें कि तुम्हें खुद की उंगली का दर्द दुनिया के हज़ारों लोगों के दर्द से ज़्यादा फील होता है तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि 2 × 2 = 4 मैथ्स का लॉ है। तुम इसे तोड़ नहीं सकते। अरे, वो चिल्लाएंगे, नेचर तुम्हारी परमिशन नहीं लेगा। 2 × 2 = 4 है, तुम्हें पसंद हो या ना हो। अरे भाई, मुझे क्या लेना देना नेचर और अरिथमेटिक के लॉ से, अगर मुझे वो पसंद नहीं है। मैं सर मार के दीवार नहीं तोड़ सकता अगर ताकत नहीं है, पर मैं उसके आगे झुकूंगा नहीं बस इसलिए क्योंकि वो पत्थर की दीवार है। ऐसा दिखावा करना कि दीवार होने से सब ठीक है, ये बकवास है। बेहतर है कि सब समझो, सारे इम्पॉसिबिलिटीज़ और दीवारों को देखो, और अगर रिकंसाइल नहीं करना तो मत करो। लॉजिकल तरीके से इस कंक्लूजन पे पहुंचो कि दीवार के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो, हालांकि तुम नहीं हो। और फिर दांत पीसते हुए इनर्शिया यानी आलस में डूब जाओ, ये सोचते हुए कि गुस्सा निकालने के लिए कोई है ही नहीं, ये सब एक फ्रॉड है, एक मेस है। पर दर्द फिर भी हो रहा है, और जितना कम समझ आ रहा है उतना दर्द ज़्यादा है। अब तुम कहोगे दांत के दर्द में भी मज़ा है, तुम हंसोगे। हाँ, दांत के दर्द में भी मज़ा है, मैं बोलूँगा। मुझे 1 महीने दर्द था, मुझे पता है। इसमें लोग चुपचाप गुस्सा नहीं करते, वो रोते हैं। पर वो सिंपल रोना नहीं होता, वो मलिग्नेंट रोना होता है। वही तो पॉइंट है, उस रोने में ही मज़ा है। अगर मज़ा नहीं होता तो वो रोता ही क्यों? सुनो, वो रोना एक्सप्रेस करता है कि तुम्हारा दर्द कितना पॉइंटलेस है, कि नेचर के सिस्टम से तुम सफ़र कर रहे हो पर नेचर को फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास कोई दुश्मन नहीं है मारने को, बस दर्द है। तुम अपने दांतों के गुलाम हो। अगर कोई चाहे तो दर्द रुकेगा, नहीं तो 3 महीने चलेगा। और अगर तुम प्रोटेस्ट करो तो बस अपना सर दीवार पे मारते रहो और कुछ नहीं कर सकते। इन बेइज्जतियों के बाद जो मज़ा आता है वो अलग लेवल का है। एक एजुकेटेड आदमी के टूथ एक का रोना सुनो। पहले दिन वो सीधा रोता है, पर दूसरे तीसरे दिन वो एजुकेटेड तरीके से रोता है। उसका रोना नास्टी और डिस्गस्टिंग हो जाता है। उसे पता है वो खुद को और दूसरों को परेशान कर रहा है। सबको पता है वो ड्रामा कर रहा है, और इसी डिस्ग्रेस में मज़ा है। वो जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें जगा के रखूंगा, तुम्हें बुरा लग रहा है, लगने दो, मैं अब हीरो नहीं, एक नास्टी इंसान हूं। लो, अब मैं और गंदी आवाज़ निकालूंगा। तुम अभी भी नहीं समझे? लगता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस अभी उतनी डेवलप नहीं हुई। तुम हंस रहे हो, बढ़िया। मेरे जोक्स बेकार हैं, मुझे पता है। ये इसलिए क्योंकि मैं खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता। क्या एक समझदार आदमी खुद की रिस्पेक्ट कर सकता है? वह बताओ, जो आदमी खुद की बेइज्जती में मज़ा ढूंढता है, क्या वो खुद की रिस्पेक्ट कर सकता है? मैं ये रिमोर्स में नहीं बोल रहा। मैं कभी सॉरी पापा आगे से नहीं करूँगा नहीं बोल पाया, इसलिए नहीं कि मैं बोल नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोलता था। मैं जानबूझ के मुसीबत में पड़ता था जब मेरी गलती भी नहीं होती थी। सबसे गंदी बात ये थी कि मैं सच में टच हो जाता था, आंसू भी निकल आते थे, हालांकि मैं झूठ बोल रहा होता था। बाद में गुस्सा आता था कि ये सब नाटक था। तुम पूछोगे मैं ये नाटक क्यों करता था? जवाब, क्योंकि हाथ पे हाथ धर के बैठना बोरिंग था। इंसान बोर होता है तो ड्रामा क्रिएट करता है। मैंने कई बार बिना वजह ऑफेंड होने का नाटक किया और एंड में सच में ऑफेंड हो गया। मैंने 2 बार प्यार में पड़ने की कोशिश की, मैंने सफ़र भी किया। दिल में पता था ये बकवास है, पर फिर भी जेलसी फील हुई, ड्रामा हुआ, सब बोरियत की वजह से। कॉन्शियसनेस का डायरेक्ट रिजल्ट है इनर्शिया, कुछ ना करना। मैं फिर बोलता हूँ, एक्शन लेने वाले लोग एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि वो स्टूपिड और लिमिटेड हैं।
वो लोग सेकेंडरी कॉजेस को प्राइमरी कॉज मान लेते हैं और सेटिस्फाइड हो जाते हैं। एक्शन लेने के लिए डाउट्स नहीं होने चाहिए। पर मेरे हर कॉज के पीछे एक और कॉज निकल आता है, इन्फिनिटी तक। यही कॉन्शियसनेस है। बदला वही ले सकता है जो उसे जस्टिस मानता है, पर मुझे जस्टिस दिखता ही नहीं, सिर्फ गुस्सा, स्पाइट। गुस्सा सब उड़ा देता है, एंड में बस दीवार पे हाथ मारना बचता है। तुम बिना सोचे समझे फीलिंग्स में बह जाओ, प्यार या नफरत करो ताकि हाथ पे हाथ धर के ना बैठना पड़े। पर परसों तक तुम खुद को डिस्पाइस करोगे। रिजल्ट, एक सोप बबल और इनर्शिया। शायद मैं खुद को इंटेलिजेंट इसलिए मानता हूं क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी कुछ शुरू या खत्म नहीं किया। मैं एक बैबलर हूं, बकबक करने वाला। पर क्या करें अगर हर इंटेलिजेंट आदमी का काम ही बकवास करना है। काश मैं सिर्फ आलस की वजह से कुछ न करता, तो मैं खुद की रिस्पेक्ट करता। कम से कम मुझ में एक क्वालिटी तो होती, लेजीनेस। सवाल, वो क्या है? जवाब, एक आलसी। सुन के कितना अच्छा लगता। यानी मेरा एक करियर होता, मैं खुद की रिस्पेक्ट करता। मैं सब कुछ सबलाइम एंड ब्यूटीफुल के नाम पे पीता। मैं हर चीज़ में सबलाइम एंड ब्यूटीफुल ढूंढ लेता, इवन कचरे में भी। मैं एक आर्टिस्ट की हेल्थ के लिए पीता क्योंकि मुझे सबलाइम एंड ब्यूटीफुल पसंद है। मैं इज्जत मांगता और जो नहीं देता उसे परेशान करता। मेरा पेट निकल आता, ट्रिपल चिन होती, नाक लाल होती। लोग कहते वाह ये है कोई सॉलिड चीज़। ऐसे कमेंट्स सुनना कितना सेटिस्फाइंग होता। पर ये सब सपने हैं। मुझे बताओ किसने कहा कि इंसान बुरे काम इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी इंटरेस्ट्स यानी फायदे नहीं पता, कि अगर उसे एनलाइटन कर दो तो वो अच्छा बन जाएगा क्योंकि अच्छाई में ही उसका फायदा है। ओह भोले बच्चे, इतने हजारों सालों में कब इंसान ने सिर्फ अपने फायदे के लिए काम किया है? हजारों फैक्ट्स हैं जहां लोगों ने जानबूझ के अपना फायदा छोड़ के मुसीबत चुनी, सिर्फ इसलिए कि वो पुराने रास्ते पे नहीं चलना चाहते थे। यानी ये जिद उन्हें फायदे से ज्यादा प्यारी थी। फायदा यानी एडवांटेज क्या है? क्या तुम डिफाइन कर सकते हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कभी कभी इंसान का फायदा इसमें हो कि वो अपने नुकसान की विश करे? अगर एक भी ऐसा केस है तो तुम्हारा रूल फेल है। तुम्हारे फायदे की लिस्ट क्या है? प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, फ्रीडम, पीस। जो इसके अगेंस्ट जाए वो पागल है ना? पर लोग एक एडवांटेज को लिस्ट में डालना भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। मेरा एक दोस्त है, वैसे वो तुम्हारा भी दोस्त है, सबका दोस्त है। वो पहले क्लियर करेगा कि लॉजिक और ट्रुथ के हिसाब से कैसे एक्ट करना चाहिए। वो बड़े पैशन से इंसान की रियल इंटरेस्ट की बात करेगा, पर 15 मिनट बाद बिना किसी वजह के वो अपने ही लॉजिक के अगेंस्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि इंसान के लिए एक चीज उसके सारे फायदों से ऊपर है। एक मोस्ट एडवांटेजियस एडवांटेज जिसके लिए वो लॉजिक, ऑनर, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दांव पे लगा देगा। वो एडवांटेज सब सिस्टम्स को तोड़ देता है। लोग कहते हैं सिविलाइजेशन इंसान को सॉफ्ट बनाती है, बकले की थियरी। पर जरा आसपास देखो, खून पानी की तरह बह रहा है, शैंपेन की तरह। नेपोलियन, अमेरिका, श्लेज़विग हॉल्स्टीन देखो। सिविलाइजेशन ने हमें बस वैरायटी ऑफ सेंसेशंस दी है। इससे इंसान खून खराबे में मजा लेने लगा है। आजकल के एजुकेटेड किलर्स पुराने जमाने के किलर्स से ज्यादा गंदे हैं। पहले लोग जस्टिस के लिए मारते थे, अब हमें पता है ये गलत है फिर भी हम मारते हैं। तुम कहोगे साइंस और कॉमन सेंस इंसान को सुधार देंगे। साइंस सिखाएगी कि इंसान के पास कोई विल नहीं है, वो बस एक पियानो की है। सब कुछ नेचर के लॉज से होता है। अगर हम ये लॉज ढूंढ लें तो लाइफ इजी हो जाएगी, सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा, लॉगरिदम टेबल्स की तरह। कोई एडवेंचर नहीं बचेगा। तब बनेगा पैलेस ऑफ क्रिस्टल, यानी परफेक्ट दुनिया। पर मुझे डर है कि तब लोग बोर हो जाएंगे। बोरियत में लोग सोने की सुइयां चुभाने लगेंगे। मान लो सब परफेक्ट है, तब कोई बदसूरत जेंटलमैन उठेगा और बोलेगा दोस्तों इस सारे लॉजिक और लॉगरिथम को लात मारो ताकि हम फिर से अपनी स्टूपिड मर्जी से जी सकें। और लोग उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि इंसान हमेशा अपनी मर्जी करना चाहता है, चाहे वो लॉजिक के खिलाफ हो। अपनी खुद की फ्री चॉइस चाहे कितनी भी वाइल्ड हो, वही वो मोस्ट एडवांटेजियस एडवांटेज है। किसने कहा इंसान को रैशनल चॉइस चाहिए? इंसान को सिर्फ इंडिपेंडेंट चॉइस चाहिए, चाहे प्राइस कुछ भी हो। हा, चॉइस जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम कहोगे साइंस ने प्रूव कर दिया है कि फ्री विल एक इल्यूजन है। रुको, मैं भी यही सोच रहा था। अगर साइंस ने फॉर्मूला ढूंढ लिया कि हमारे डिजायर्स कैसे काम करते हैं, तो इंसान डिजायर करना ही बंद कर देगा। वो एक ऑर्गन स्टॉप बन जाएगा। अगर सब कुछ कैलकुलेट हो गया, अगर प्रूव हो गया कि मैंने किसी को चिढ़ाया क्योंकि मैं मजबूर था, तो फ्रीडम कहाँ बची? मैं तो अपनी अगली 30 साल की लाइफ कैलकुलेट कर लूंगा, फिर करने को कुछ नहीं बचेगा। हमें समझाया जाएगा कि नेचर हमारी परमिशन नहीं लेती,
पर दोस्तों, यहाँ मैं अटक जाता हूँ। रीज़न, दिमाग अच्छी चीज़ है, पर वो लाइफ का बस 1/20 हिस्सा है। विल, मर्जी पूरी लाइफ का मैनिफेस्टेशन है। मैं जीना चाहता हूँ, सिर्फ स्क्वायर रूट्स नहीं निकालना चाहता। रीज़न सिर्फ उतना जानता है जितना उसने सीखा है, पर ह्यूमन नेचर पूरी एक्ट करती है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तुम बोलोगे फ्यूचर का आदमी अपने नुकसान की चीज़ नहीं मांगेगा। मैं मानता हूँ, मैथ्स यही कहता है। पर एक केस है जहाँ आदमी जानबूझ के स्टुपिड चीज़ मांगेगा, बस ये प्रूव करने के लिए कि उसके पास स्टुपिड होने का हक यानी राइट है। ये स्टुपिडिटी हमारे लिए सबसे प्रेशियस है, क्योंकि ये हमारी पर्सनैलिटी और इंडिविजुअलिटी बचाती है। इंसान फिनोमिनली अनग्रेटफुल है। हिस्ट्री देखो, सब कुछ रैशनल नहीं है। लोग मॉरल बनने की कोशिश करते हैं, पर एंड में कुछ गंदा कर जाते हैं। आदमी को सारी खुशियां दे दो, उसे केक्स और स्लीप में डुबा दो, तब भी वो अपनी इनग्रेटिट्यूड दिखाने के लिए कोई ना कोई पंगा करेगा। वो अपने फैंटास्टिक ड्रीम्स के लिए सब रिस्क कर देगा, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो आदमी है, पियानो की नहीं। अगर तुम कहो कि ये केओस भी कैलकुलेट हो सकता है, तो आदमी जानबूझ के पागल हो जाएगा ताकि लॉजिक फेल हो जाए। मैं मानता हूं कि आदमी का सारा काम बस ये प्रूव करना है कि वो आदमी है। मैं मजाक कर रहा हूं, और मेरे जोक्स अच्छे नहीं हैं। तुम इंसान को सुधारना चाहते हो, पर तुम्हें कैसे पता ये ज़रूरी है? तुम्हें कैसे पता ये इंसान के फ़ायदे में है? क्या पता रीज़न के हिसाब से चलना हमेशा सही ना हो? इंसान बनाना पसंद करता है, रास्ते बनाना पसंद करता है, पर उसे तोड़फोड़ डिस्ट्रक्शन भी पसंद है। शायद वो गोल तक पहुंचने से डरता है। शायद उसे बिल्डिंग बनाना पसंद है, पर उसमें रहना नहीं। चींटियां अलग हैं, वो एंट ही बनाती हैं और वहीं रहती हैं, पर इंसान फ्रिवलस है। चेस प्लेयर की तरह उसे गेम पसंद है, एंड रिजल्ट नहीं। गोल पाया मतलब लाइफ खत्म। 2 × 2 = 4 मौत की शुरुआत है। आदमी मैथमेटिकल सर्टेनिटी से डरता है। 2 × 2 = 4 एक बदतमीज आदमी है जो रास्ता रोक के खड़ा है। 2 × 5 भी कभी कभी चार्मिंग हो सकता है। क्या पता इंसान को वेलबींग के अलावा सफरिंग भी पसंद हो? सफरिंग कॉन्शियसनेस का ओरिजिन है। कॉन्शियसनेस 2 × 2 = 4 से बेटर है। मैथमेटिकल सर्टेनिटी में करने को कुछ नहीं बचता। कॉन्शियसनेस में कम से कम तुम खुद को कोड मार सकते हो, थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है। तुम क्रिस्टल पैलेस में बिलीव करते हो जो कभी नहीं टूटेगा, जिसे तुम चिढ़ा नहीं सकते, टंग आउट नहीं कर सकते। शायद मुझे इसी बात का डर है कि मैं उसे चिढ़ा नहीं सकता। अगर बारिश से बचना है तो मुर्गी का दरबा काफ़ी है, पर अगर मुझे जीना है तो मैं मैंशन में रहूँगा। जब तक मेरे डिज़ायर्स हैं, मैं हैन हाउस को पैलेस नहीं मानूंगा। मेरे डिज़ायर्स को डिस्ट्रॉय कर दो, मुझे कुछ बेहतर दिखाओ तो मैं मान लूँगा। अगर नहीं तो मैं अपने अंडरग्राउंड होल में ही ठीक हूँ। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं किसी ऐसे बिल्डिंग की एक ईंट भी नहीं उठाऊंगा जिसे मैं चिढ़ा ना सकूं। मुझे ऐसे मॉडल फ्लैट्स नहीं चाहिए। क्या मैं इसलिए बना हूं कि मुझे पता चले कि मेरा बनना ही फ्रॉड है? पर सच बोलूं, हम अंडरग्राउंड वालों को बांध के रखना चाहिए। 40 साल चुप रहने के बाद जब हम बोलते हैं तो बस बोलते ही जाते हैं। दोस्तों, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ ना करना ही बेहतर है। कॉन्शियस इनर्शिया जिंदाबाद। हुर्रा फॉर अंडरग्राउंड। हालांकि मैं नॉर्मल आदमी से जलता हूं, पर मैं उसकी जगह नहीं लेना चाहता। अंडरग्राउंड लाइफ ज्यादा एडवांटेजियस है। वहां कम से कम, ओह, मैं अब भी झूठ बोल रहा हूं। मुझे पता है अंडरग्राउंड बेहतर नहीं है, बल्कि कुछ और बेहतर है जो मुझे मिल नहीं रहा। भाड़ में जाए अंडरग्राउंड। एक और बात, मैं इनमें से किसी बात पे बिलीव नहीं करता जो मैंने लिखी है। मेरा दिमाग कहता है लिखो, पर दिल कहता है मैं झूठ बोल रहा हूं। तुम कहोगे तो लिखा क्यों? तुम नॉनसेंस बात करते हो और खुश होते हो। तुम डरपोक हो पर शो ऑफ करते हो। तुम्हारे जोक्स बेकार हैं। ये सब मैंने खुद इन्वेंट किया है। मैं 40 साल से तुम्हारी बातें सुन रहा था फ्लोर के नीचे से। मैं तुम्हें जेंटलमैन क्यों बोल रहा हूं? मैं ये पब्लिश नहीं करूंगा। हर आदमी की कुछ यादें होती हैं जो वो सिर्फ दोस्तों को बताता है, कुछ सिर्फ खुद को, और कुछ खुद को भी बताने से डरता है। जितना डिसेंट आदमी उतनी ऐसी बातें। अब मैं वो बातें याद करके लिखना चाहता हूँ। हेने कहता है ऑटोबायोग्राफी में इंसान झूठ बोलता है। रूसो ने झूठ बोला था, पर मैं पब्लिक के लिए नहीं लिख रहा, सिर्फ अपने लिए। मैं कोई सिस्टम फॉलो नहीं करूँगा, जो याद आएगा लिखूंगा। तुम पूछोगे, अगर रीडर्स नहीं हैं तो एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो? शायद मैं डरपोक हूँ। शायद लिखने से स्टाइल इंप्रूव होगा। शायद लिखने से रिलीफ मिलेगा। आज बारिश हो रही है, वेट स्नो, और मुझे एक पुरानी गंदी याद आ रही है। तो चलो, ये कहानी उस गीली बारिश, वेट स्नो के बारे में है। जब मेरे पैशनेट वर्ड्स ने तुम्हें अंधेरे और गलती से बाहर खींचा, और जब तुम दर्द में तड़प रही थी और अपनी बुराइयों को कोस रही थी,
तब तुमने अपनी लाइफ का वो गंदा सच बताया जो मेरे आने से पहले था। जब मैंने तुम्हें रोते हुए, अपना चेहरा छुपाते हुए देखा, अपनी पुरानी मेमोरीज से डरते हुए, उस टाइम मैं सिर्फ 24 साल का था। मेरी लाइफ तब भी ग्लूमी, डिसऑर्गेनाइज्ड और किसी जंगली सैवेज की तरह अकेली थी। मैं किसी से दोस्ती नहीं करता था, बात करने से बचता था और अपने होल में और गहरा धंसता जा रहा था। ऑफिस में मैं किसी की तरफ देखता भी नहीं था, पर मुझे पता था कि मेरे कलीग्स मुझे सिर्फ अजीब ही नहीं बल्कि नफरत, लोदिंग से देखते हैं। कभी कभी मैं सोचता था कि सिर्फ मुझे ही ऐसा क्यों लगता है कि लोग मुझे डिस्गस्ट से देख रहे हैं। वहाँ एक क्लर्क था जिसका चेहरा पॉकमार्क्ड और विलेन जैसा था। मैं तो ऐसी शक्ल के साथ किसी को देखने की हिम्मत भी न करता। एक और था जिसकी यूनिफॉर्म से बदबू आती थी, पर इनमें से किसी को भी जरा सी भी सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं थी, न कपड़ों को लेकर, न शक्ल को, न कैरेक्टर को। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि लोग उन्हें रिपल्शन से देख रहे हैं। अब मुझे क्लियर है कि ये सब मेरी अनबाउंडेड वैनिटी, बेहद घमंड की वजह से था। मैं खुद को इतने हाई स्टैंडर्ड पे रखता था कि मुझे खुद से ही नफरत हो जाती थी और मुझे लगता था सब मुझे वैसे ही देख रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, मुझे अपने चेहरे से नफरत थी। मुझे लगता था मैं स्टूपिड दिखता हूँ। मैं बदसूरत दिखना बर्दाश्त कर लेता अगर लोग मुझे इंटेलिजेंट समझते। मैं अपने फेलो क्लर्क से नफरत करता था, उन्हें डिस्पाइस करता था, पर साथ ही उनसे डरता भी था। कभी कभी मुझे वो खुद से बेहतर लगते थे। एक कल्टीवेटेड और डिसेंट आदमी बिना खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट किए और खुद को हेट किए रह ही नहीं सकता। मैं हमेशा सबसे पहले अपनी नज़रें झुका लेता था। मुझे डर था कि कहीं मैं रिडिकुलस न लगूं, इसलिए मैं एक्सटर्नल चीज़ों में कन्वेंशनल रहने की कोशिश करता था। सच तो ये है, मैं एक कॉवर्ड और स्लेव था। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हमारे ज़माने के हर डिसेंट आदमी को कॉवर्ड और स्लेव होना ही पड़ता है। ये नेचर का लॉ है। सिर्फ गधे और खच्चर ही बहादुर होते हैं, वो भी तब तक जब तक उन्हें दीवार से सता न दिया जाए। एक और चीज़ मुझे परेशान करती थी, मैं अकेला हूँ और वो लोग सब हैं। इससे पता चलता है मैं कितना बच्चा था। कभी कभी ऑफिस जाना इतना डिस्गस्टिंग लगता था कि मैं बीमार होके घर आता था। फिर अचानक एक फेज आता था, सब कुछ फेजेस में होता था, जब मैं खुद की इंटॉलरेंस पे हंसता था। कभी मैं किसी से बात नहीं करता था और कभी मैं उनसे दोस्ती करने की सोचने लगता था। मैंने उनके घर विजिट किया, वोडका पी, प्रमोशन की बातें की। पर यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, हम रशियंस वो स्टूपिड रोमांटिक्स नहीं हैं जैसे जर्मन्स या फ्रेंच, जिन पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। अगर धरती फट जाए या फ्रांस तबाह हो जाए, वो तब भी अपने ट्रांसेंडेंटल सॉन्ग्स गाते रहेंगे क्योंकि वो बेवकूफ़ हैं। रशिया में बेवकूफ़ नहीं होते। हमारे रशियन रोमांटिक की खासियत ये है कि वो सब कुछ समझता है, सब कुछ क्लियर देखता है। वो किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता पर किसी को डिस्पाइज भी नहीं करता। वो पॉलिसी के हिसाब से झुक जाता है, अपनी नज़र हमेशा प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट पे रखता है, जैसे रेंट फ्री क्वार्टर्स, पेंशन्स, डेकोरेशंस, और साथ ही अपने अंदर सबलाइम एंड ब्यूटीफुल को भी बचा के रखता है। हमारा रोमांटिक एक ब्रॉड नेचर का आदमी होता है और सबसे बड़ा रोग यानी थग भी। मैं अपनी ऑफिशियल जॉब को डिस्पाइज करता था, पर कभी ओपनली गाली नहीं दी क्योंकि मुझे सैलरी मिलती थी। हमारा रोमांटिक तब तक गाली नहीं देता जब तक कोई दूसरा करियर न मिल जाए। वो कभी किकआउट नहीं होता। वो बुढ़ापे में हाई रैंक पे पहुंच जाते हैं। वो सबसे बड़े चोर होके भी दिल से ऑनेस्ट रह सकते हैं। खैर, वापस आते हैं। मैं ज़्यादा टाइम घर पे पढ़ने यानी रीडिंग में बिताता था। सिर्फ रीडिंग ही मुझे मेरे अंदर के स्टॉर्म से बचाती थी। पर कभी कभी मैं बोर हो जाता था और मुझे मूवमेंट चाहिए होती थी, तो मैं डार्क अंडरग्राउंड वाइस यानी गंदे शौक में घुस जाता था। मेरी पैशंस अक्यूट थी। मुझे हिस्टेरिकल रोना आता था। मैं डिप्रेशन में कॉन्ट्रास्ट ढूंढता था और इसलिए बुराई यानी वाइस की तरफ जाता था। रात को चुपके से डर के मारे मैं गंदी जगहों पे जाता था। मुझे पहचाने जाने का बहुत डर था। एक रात मैंने एक टावन की खिड़की से देखा कि कुछ लोग बिलियर्ड क्यू से लड़ रहे हैं और एक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। नॉर्मल टाइम पे मुझे डिस्गस्ट होता, पर उस वक्त मुझे उस फेंके हुए आदमी से जलन हुई। मैं अंदर गया कि शायद मुझे भी कोई फेंक दे, पर कुछ नहीं हुआ। मैं इतना गया गुजरा था कि मुझे किसी ने फेंका भी नहीं। एक ऑफिसर ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मैं बिलियर्ड टेबल के पास रास्ता रोक के खड़ा था। उसने मुझे कंधों से पकड़ा और बिना एक शब्द बोले, बिना वार्निंग या एक्सप्लेनेशन के मुझे उठा के दूसरी जगह रख दिया और आगे बढ़ गया जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैं मारपीट माफ कर सकता था, पर यह इग्नोर करना नहीं। मुझे एक फ्लाई यानी मक्खी की तरह ट्रीट किया गया।
वो 6 फुट का था और मैं एक छोटा सा आदमी। मैं गुस्सा होके घर भाग आया। मैं डर के मारे